प्रिय विद्यार्थियों, हम आज सामान्य हिंदी में निबंध लेखन विषय पर चर्चा करेंगे। हमने पूर्व में भी कुछ निबंध लेखन के विषयों पर चर्चा की और आज हमारा जो विषय है निबंध लेखन का वह है साहित्य और समाज। साहित्य का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो सहयोग हित, अर्थात साहित्य मानव एवं मानव समाज के हित की बात करता है, कल्याण की बात करता है। यदि मैं पारिभाषिक रूप से साहित्य को हम देखें तो साहित्य ज्ञान राशि के संचित कोष का नाम साहित्य है। एक अंग्रेजी विद्वान के मतानुसार साहित्य को मानव समाज का मस्तिष्क का है। साहित्य की इन परिभाषाओं को देखते हुए हम इस बात को स्पष्ट करेंगे कि साहित्यकार समाज का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, वह समाज में रहता है और साहित्यकार भी समाज का ही एक हिस्सा है। इसलिए वह जिस कालखंड में साहित्यकार समाज की उपलब्धियों को, समाज की विसंगतियों को, अच्छाइयों को और बुराइयों को निकट से देखता है, आत्मसात करता है और अपनी अनुभूतियों के माध्यम से समाज के सम्मुख प्रस्तुत कर समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करता है, अच्छे समाज के निर्माण की बात करता है, अच्छे राष्ट्र के नागरिकों की बात करता है। साहित्यकार केवल अतीत और वर्तमान तक ही केंद्रित नहीं है, वह भविष्य निर्माता भी है। मानव को एक अच्छे और नव निर्माण का संदेश देता है। समाज से आशय। मनुष्य के समूह से समाज बनता है और समाज की हर घटनाओं को साहित्यकार अपने साहित्य में स्थान देता है। इसलिए साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि साहित्य में जो भी चित्रित घटनाएं हैं, जो भी पात्र हैं, जो भी परिवेश है, उस सारा का सारा उस समाज से ही लिया हुआ है। इसलिए साहित्य और समाज एक दूसरे पर आश्रित हैं। साहित्य और समाज का संबंध। विद्यार्थियों, जैसा कि हम चर्चा कर रहे हैं कि साहित्य और समाज, प्रत्येक युग का साहित्यकार अपनी युगीन घटनाओं को साहित्य में प्रतिबिंबित करता है। इसलिए विद्वानों ने साहित्य को समाज का दर्पण कहा है। लेकिन साहित्य केवल समाज का दर्पण ही नहीं है, वह एक
अच्छा भविष्य निर्माता भी है। समाज की जो केवल उपलब्धियों और विसंगतियों को दिखाता ही नहीं है, उन समाज के जो कमजोर पक्ष हैं, जो कमियां हैं, जो समस्याएं हैं, उनका समाधान भी युग के सामने वह खोज करके प्रस्तुत करता है। इसलिए साहित्यकार समाज को एक नई दिशा देता है, एक निराशा से आशा का संदेश देता है, एक नव निर्माण की बात करता है, एक नव सर्जन की बात करता है और एक लोक मंगल और लोक कल्याण की बात करता है। साहित्य का समाज पर प्रभाव, जैसा कि मैंने पूर्व चर्चा में बताया कि साहित्य और समाज का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। मैं जब प्रभाव की बात करूं तो चाहे हमें किसी भी भाषा के साहित्य को देखें, उदाहरण के लिए चाहे संस्कृत साहित्य को देखें, चाहे हिंदी साहित्य को देखें, और हिंदी साहित्य के इतिहास की जब मैं चर्चा करूं तो हिंदी साहित्य के इतिहास का आदिकाल वीर गाथाओं और वीर रस से भरा हुआ है, क्योंकि वो उस समय राष्ट्र को शौर्य और वीर रसात्मक रचनाओं की राष्ट्र के लिए अभिव्यक्ति आवश्यक थी। चारों तरफ से जो दूसरे राष्ट्रों के शासक थे, वे भारत को अपने अधीन करने के लिए लालायित थे। इसलिए उस युग का जो लेखक है वह युगीन जनता को राष्ट्रवादी मूल्यों से सावचेत करने के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, स्वदेश प्रेम के लिए वीर रसात्मक और युद्धों का चित्रण आदिकाल की रचनाओं में देखने को मिलता है। जब हम भक्तिकाल की बात करते हैं तो भक्तिकाल के रचनाकार चाहे कबीर कवि होने के साथ साथ एक अच्छे समाज सुधारक हैं। उनका आशय था कि जो समाज जाति पाति के भेदभाव में डूबा हुआ है, जो अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ है, जो सामाजिक आडंबरों और सामाजिक विकृतियों में डूबा हुआ है, उनको नया राह किस प्रकार से दिखाया जाए। इसलिए कबीर ने जनभाषा में उस कालखंड की समस्त समस्याओं को, सामाजिक विकृतियों को, कुरीतियों को, धार्मिक आडंबरों को समाज के सम्मुख रखा और उसके खोखलेपन को उजागर किया कि ये सारे के सारे निरर्थक हैं, समाज के उत्थान और विकास में बाधक हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि मैं गोस्वामी तुलसीदास की चर्चा करूं तो तुलसीदास ने भी अपने समस्त रचनाओं में युगीन घटनाओं को अनेक चरित्रों के माध्यम से और अनेक पात्रों के माध्यम से रखा और एक अंधकार और निराशा के वातावरण को आशा और एक नई स्फूर्ति देने का सार्थक प्रयास किया। तुलसीदास की जो प्रिय रचना रामचरितमानस है वह इसका एक जीता जागता उदाहरण है, क्योंकि तुलसी हिंदुत्व की रक्षा के लिए अपने आराध्य को निवेदन करते हैं और इस हेतु वे अपने रचनाओं में लोकनायक, धीर, वीर, मर्यादा पुरुषोत्तम
राम की व्यक्तित्व को चित्रित करते हैं। तुलसी का ध्येय यही था कि वह किस प्रकार से जो हिंदू धर्म है, जो हिंदू समाज है, वो अनेक वर्गों में बटा हुआ है, अनेक मत मतांतरों में बटा हुआ है, अनेक रूढ़ियों में बटा हुआ है, उनको नई दिशा किस प्रकार से दें। इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मानव के रूप में चित्रित करते हुए आदर्शवाद की स्थापना की और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को एक आदर्श पुत्र, आदर्श स्वामी, आदर्श सखा और आदर्श भाई के रूप में तत्कालीन जनता के सामने प्रस्तुत किया और ये सिद्ध किया कि किस प्रकार से सदाचार की विजय हो और अनाचार का विनाश हो। इसी प्रकार का भाव सूरदास के काव्य में भी है। तो सूरदास भी अपने काव्य में श्री कृष्ण को नायक के रूप में लेते हैं, महानायक के रूप में लेते हैं और उनके चारित्रिक विशेषताओं के माध्यम से ये सिद्ध करते हैं कि पृथ्वी पर जब भी पापाचार और अनाचार बढ़ता है तब कोई न कोई पात्र को एक अवतार के रूप में चित्रित करते हैं और वे आसुरी प्रवृत्तियों पर दैवीय शक्तियों की विजय दिखाते हैं। रचनाकार हर कालखंड में या साहित्यकार हर कालखंड में समाज को प्रभावित किया है। यदि मैं एक उदाहरण रीतिकाल से लूँ तो रीतिकाल विलास प्रियता में डूबा हुआ था, सामंतवाद में डूबा हुआ था। उदाहरण के लिए बिहारी राजा जय सिंह को जो विलासिता में डूब चुका था, जनता के हितों की उपेक्षा कर रहा था, जनता की अनदेखी कर रहा था, एक पद के माध्यम से, एक दोहे के माध्यम से बिहारी को सावचेत किया और बिहारी को कहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली सो मध्यो आगे कौन हवाल की। हे राजा जय सिंह, तो इस तरह से विलास में डूबा हुआ है, तो आगे या भविष्य में आपकी क्या स्थिति होगी, इसलिए आपको संभलने की आवश्यकता है और जनता के हित या कल्याण की बात को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। इस दोहे के माध्यम से मैं सार रूप से कहूँ कि एक रचनाकार में वह शक्ति होती है, वह ताकत होती है कि जो काम हम अस्त्र शस्त्र और पुरुषार्थ के बल पर नहीं कर पाते, वह काम एक कवि, एक रचनाकार अपनी लेखनी और अपनी वाणी से सुगम बना देता है। यदि मैं आधुनिक काल के रचनाकारों की बात करूं तो चाहे वह हमारा स्वाधीनता संग्राम में हमारे हिंदी साहित्यकारों का योगदान रहा हो या उस कालखंड के किसानों की दुर्दशा का, गरीबों की दुर्दशा का, मजदूरों की दुर्दशा का चित्रण चाहे वो कविता के माध्यम से किया गया हो, चाहे उपन्यास के माध्यम से किया गया हो, चाहे कहानियों के माध्यम से किया गया हो, उस कालखंड के समाज का सजीव चित्रण इन रचनाओं में हुआ है। स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी साहित्यकारों को महत्वपूर्ण भूमिका रही। स्वदेश प्रेम, राष्ट्रवाद की स्थापना, योद्धाओं, वीरों और भारतीय युवकों में सूर्य बनने का संदेश, स्वाधीनता प्राप्ति के लिए वीर रसात्मक कविताओं की रचना, ये सारा का सारा ध्येय उस कालखंड के कवियों ने, रचनाकारों ने किया। उदाहरण के लिए चाहे वो हम मैथिली शरण गुप्त का गांधीवादी दर्शन हो, चाहे रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हों, या मैं गद्य की ओर बात करूं तो प्रेमचंद ने अपने उपन्यास और कहानियों में उस कालखंड के गरीब, मजदूर और किसान की दुर्दशा को चित्रित करके इस बात का संदेश दिया कि ये किसान, ये मजदूर सामंती ताकतों से
तभी निजात पा सकते हैं, मुक्त पा सकते हैं, जब ये शिक्षित बने, इनको अपने अधिकारों की जानकारी हो, इनकी आर्थिक दशा ठीक हो। प्रिय विद्यार्थियों, यदि हम देखें तो साहित्य और समाज एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है। और किसी रचनाकार ने कहा, अंधकार है वहां जहां आदित्य नहीं है, मुर्दा है वह देश जहां साहित्य नहीं है। कि एक सजग राष्ट्र के लिए एक सजग साहित्यकार और साहित्य की महत्व की आवश्यकता होती है, तभी वो निराशा में आशा का संचार और अज्ञानता के अंधकार को दूर कर और एक नव राष्ट्र को नव निर्माण की ओर अग्रसर करने में साहित्यकार अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। लेकिन साहित्यकार या साहित्य केवल मनोरंजन का ही विषय नहीं है, वह उस युग की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सभी घटनाओं को सूक्ष्मता से अवलोकन करता है। और एक सच्चा साहित्यकार तो एक काल और भौगोलिक सीमाओं से भी बंधा हुआ नहीं है, वह एक बड़े परिदृश्य की बात करता है। उनकी रचनाएं कालजयी होती हैं और भौगोलिक सीमाओं को लांघती हुई मानव मूल्यों और चारित्रिक मूल्यों की स्थापना करती है। क्योंकि साहित्यकार तीव्र संवेदनाओं के माध्यम से मानव कल्याण की बात करता है, लोक कल्याण की बात करता है। वो कहीं सीमित परिवेश में नहीं जीता है। उसकी जो सर्जन शक्ति है वह लोक कल्याण और विश्व कल्याण की बात करती है। अतः हम सार रूप में कहें तो साहित्यकार या साहित्य जीवन में नव निर्माण की भूमिका का निर्वाह करता है, नव सृष्टा का निर्वाह करता है, एक नियामक और मार्गदर्शिता की भूमिका का निर्वाह करता है। धन्यवाद।